देते हैं भगवान को धोखा, इंसा को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। अनुराग भदौरिया जी एक सेकंड, दूसरे नहीं बिल्कुल अनुराग भदौरिया जी एक सेकंड सुनिए, आप करने तो आएंगे नहीं। अनुराग भदौरिया जी प्लीज, अनुराग भदौरिया जी अपने शब्दों को माइंड कीजिए प्लीज, ये खिसियाहट कहीं और निकालिएगा। परेशान होंगे आप मीडिया का जिक्र करेंगे तो। अनुराग भदौरिया जी प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। अनुराग जी आप इतना अच्छा बोलते हैं ना कि बार बार आपसे सवाल पूछने का मन करता है, तो प्लीज इसको अन्यथा मत लिया करिए, पत्रकारों का काम ही यही है। अनुराग भदौरिया जी नंबर पर 99 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी है। बोलने ही नहीं देते भाई। अरे प्रणाम भाई प्रणाम, नमस्कार कर लूं, क्या कर लूं बताइए आप। किसका जवाब दूं मैडम, आपका दूं कि सुधांशु जी का दूं? आप लोग दोनों एक ही लाइन पे चलता है ना मैडम, इसलिए क्या हुआ भाई आप बताइए मुझे। मेरी आपसे दुश्मनी है मैडम। नहीं हूँ मैडम मैं अभी किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, जितना लोकतंत्र आपका है उतना भी मेरा है, यही मैं आपको बता रहा हूँ। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, 4 जून को नतीजे आए थे, अब 13 दिन हुए हैं, 1 सप्ताह हुआ है, सरकार ने शपथ भी ले ली है, लेकिन ये ईवीएम की टीस है जो जाती नहीं। कभी आती है एक फेक न्यूज जो अखबार में छपती है उससे, और कभी आती है एलॉन मस्क की ट्वीट से। ओ अच्छा, देखिए ईवीएम हो या एलॉन मस्क, कांग्रेस हमेशा खंबा नोचने से बाज नहीं आती। यही एलॉन मस्क जब भारत में आए थे और टेस्ला कंपनी का अपना भारत में खोलना चाहते थे, और प्रधानमंत्री जी ने यह कह दिया था कि जब तक भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तब तक हम परमिशन नहीं देंगे, और उस समय जब टेस्ला से बात चल रही तो एलॉन मस्क फूटी आंख नहीं सुहाते थे। ठीक है, अभी एलॉन मस्क ने कोई अमेरिका के संदर्भ में बयान दिया और उसको कोई विदेश के बयान को कितनी तेजी से उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर ले लेते हैं, उसमें इनकी बाछें खिली हुई हैं। परंतु ईवीएम के बारे में जो इनका अप्रोच है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, आखिर आपने क्या समझ रखा देश को कि ईवीएम ने पंजाब में अच्छा काम किया, हरियाणा में खराब काम किया? रुको जरा सबर करो। कांग्रेस की प्रखर प्रवक्ता उर्फ नेता रत्नाकर त्रिपाठी और बीजेपी प्रवक्ता उर्फ राज्यसभा की सांसद सुधांशु त्रिवेदी के साथ हुई तीखी बहस। भाजपा के इस महाइतिहासकार उर्फ महाज्ञानी प्रवक्ता को गोदी एंकर नबिका कुमारी की शो पर ही कांग्रेस प्रवक्ता के साथ साथ अनुराग भदौरिया ने भी लाइव डिबेट पर बख्या उठे। दरअसल ये बहस हो रहा था 2026 की हुई लोकसभा इलेक्शन में ईवीएम की धंधेली पर विपक्ष की हार एक कद्दावर नेता भी बोल रहा है, और ऊपर से टेस्ला कंपनी के मालिक इलन मस्क ने भी ईवीएम को लेकर गंभीर आरोप और कहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन हैक जरूर करा जा सकता है, क्योंकि अगर मशीन है तो उसको हैक करना इतना नामुमकिन नहीं। इलन मस्क ने जब ये दावा किया ईवीएम को लेकर, तब विपक्ष ने जो ईवीएम को लेकर जो बात कह रहे थे उसको मजबूती मिला और मीडिया को ईवीएम और सत्ता पक्ष से सवाल करने की मजबूर कर दिया। दोनों ही गोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी और नबिका कुमारी को बीजेपी और मोदी जी को इस तरह डिफेंड कर रहा है मानो वो एक एंकर ना होकर बीजेपी की प्रवक्ता है। सपा की प्रखर प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बस एक ही बात कही थी कि जब बीजेपी वाले इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन बोल रहे थे, तभी कुछ मीडिया चैनलों ने भी अपने चैनलों पर इंडी गठबंधन लिखने लगा, लेकिन देश की जनता ने उन लोगों को हिंदी में इंडिया गठबंधन सिखा दिया। ये सुनने के बाद कैसे मिर्ची लग गई इस गोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी को, और वो सभी गोदी चैनलों की गोदी एंकरों को डिफेंड करने के लिए अनुराग भदौरिया के साथ फिर गए। फिर अनुराग भदौरिया ने भी उसको दिया मुंह तोड़ जवाब। आगे बहस में क्या हुआ जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे वीडियो। भाई 3,90,000 से जीते राहुल गांधी, रायबरेली कहना चाहिए था जब तक सारे वीवीपैट का मिलान नहीं होगा मैं सर्टिफिकेट नहीं लूंगा, जैसे ही जीत जाऊंगा गप से आगे सर्टिफिकेट ले लूंगा। इस ढंग की बचकानी बाल सुलभ हरकतें करके भारतीय लोकतंत्र का मजाक उड़ाना और इन चीजों को बंद करना चाहिए। तेरा तो गेम बजाना पड़े। या ईवीएम आप अपने सिलेक्शन के हिसाब से सही और गलत करेंगे, इसलिए राजनीतिक नफे नुकसान के आधार पर तराजू पे तौलकर भारत के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था की मर्यादा को धूमिल करने से बाज आना चाहिए। रत्नाकर त्रिपाठी जी जवाब दीजिए, ये सवाल जवाब कब तक चलते रहेंगे? अभी बता है भाई, अभी बता है। कांग्रेस पार्टी के जो 99 सांसद जीते हैं, क्या किसका जवाब दूं मैडम, आपका दूं कि सुधांशु जी का दूं? जी एंकर हूं तो मेरा भी थोड़ा सा तो हक बनता है कि मैं भी एक सवाल पूछ लूं, अगर आप नहीं तो आप लोग दोनों एक ही लाइन पे चल रहे हैं ना मैडम, इसलिए तो सुधांशु जी से आपसे इससे बेहतर चीज की और सुधांशु जी से इससे बेहतर जवाब की मैं उम्मीद भी नहीं करता। हाँ, पूरे में उन्होंने यही बोला, सिलेक्टिव बात बोली ना, मैं फिर बता रहा हूं और इस बात को मैं स्टैंड करता हूं फर्मली कि ये सिलेक्टिव चीजें होती है।
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको क्या आपत्ति है मैडम, अगर हम आपको बोल रहे हैं कि आपने क्या सुधांशु जी से पूछा कि ईवीएम का रोना किसने चालू किया सबसे पहले? वीवीपैट 11 साल पहले आ चुका। पहली बार 2004 में ईवीएम 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में पार्लियामेंट्री लाई गई। रोया किसने? 2009 में गुजरात इलेक्शन के पहले अब के भारत रत्न, तब के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। यू आर राइट ब्रो। और कितना रोया इन लोग ने कि सुब्रमण्यम स्वामी, लाल कृष्ण आडवाणी, जीवीएल नरसिंहा और अरुण जेटली, पता नहीं कौन कौन तत्कालीन चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला से मिले, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने भी उनसे कहा, जैसे आप बोल रही है ना कि हमसे ईसीआई ने कहा, उन्होंने भी कहा ये शुद्ध कर दीजिए, आइए बैठिए, नहीं आए। समझ रहे हो आप? जो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 3 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और एक पत्रकार जब उससे पूछता है कि नोटा तो अभी बाकी है, आपने क्यों सूरत के जो मुकेश दलाल है उनको डिक्लेयर कर दिया कि नहीं भाई वो विजयी हो गए, और उस पूरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख लीजिए, वो छपा जाता है। बात तो सही है, नोटा बाकी था, क्यों नहीं आपने चुनाव कराया? जो मुख्य चुनाव आयुक्त अमित शाह जी की सफाई खुद देता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसके ऊपर आरोप लगे वो सफाई दे, क्यों वो सफाई देने जाते हैं? तो उन पे शंका तो लाजिमी है। आप और सुधांशु जी जितना भी मजाक उड़ाना है उड़ा लें, ये हुई ना बात। लेकिन लिखा किसने, डॉक्यूमेंटाइज किसका है? जीवीएल नरसिंहा राव का। डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर ईवीएम्स, कब लिखा? 2010 का उदाहरण देते हुए उस समय लिखा। तब तक ईवीएम उसके बाद से इंप्रूव नहीं हुई है, उसके पहले वीवीपैट चालू हो चुकी है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, उसका प्रीफेस आप तंज कस लीजिए, आप पत्रकारों पर बात कर लीजिए, आपका हक है। मुख्य संदेश जली ना, तेरी भी जली ना। आपका हक है, क्योंकि देश में लोकतंत्र है तो सिर्फ आपसे, नहीं सुनिए, सिर्फ आपसे। तो मैंने 2009 में उनसे भी सवाल पूछा था और उसका जवाब आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। थोड़ा सुनने का भी साहस रखिए, थोड़ा सुनने का भी साहस रखिए रत्नाकर जी। इसकी माँ का भोला चेहरा। मैं बीच में टोकती है। नहीं, आपने पूरा मुझे बताया, आप या तो मुझे बोलने दीजिए, नहीं तो फिर मैं आपके शो पे चुप हूं, आप जितना मन में आए बोलिए। भाई साहब 60 सेकंड ओपनिंग है, मैंने आपको 120 सेकंड दिया। जवाब दे रहा हूं, आप जवाब सुनना नहीं चाहती। नहीं, आप आपके साथ दिक्कत ये है, आप बुलाती हैं लेकिन जवाब नहीं सुनना चाहती। रत्नाकर जी, मैं बता रहा हूं, 30 सालों से सबके जवाब सुन रही हूं। चंद्रबाबू नायडू ने उस किताब में लिखा था, फिर बीच में बोली आप मैडम। चलिए मैं चुप हूं, आप बोल लीजिए। अब आप बोल लीजिए, मैं आपकी बात सुनता हूं। आपके पास यहाँ तो कोई तथ्य नहीं है, और या फिर आप तय कर आए हैं कि आपने एंकर को बोलने नहीं देना ना। अगर वो सवाल पूछेंगे तो आप हावी हो जाएंगे। हावी मैं किसी को अपने ऊपर होने देती नहीं हूँ। आपको जवाब देना है दीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी। लोकतंत्र जितना आपका है किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। जितना लोकतंत्र आपका है उतना भी मेरा है, यही मैं आपको बता रहा हूँ। आप मेरी बात सुनिए, चंद्रबाबू नायडू से पूछिए ना, जिन्होंने, फिर आप भी वही बीच में। चंद्रबाबू नायडू से पूछे जिन्होंने प्रश्न उठाए उसी किताब में। अब नहीं मानेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना ने 26 अप्रैल 2024 को अपना जो डिसीजन दिया, स्प्लिट डिसीजन था दीपांकर दत्ता जी का और जस्टिस खन्ना का, उसमें उन्होंने यह भी मांगा सजेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि आप बताइए कि जो वोटिंग काउंटिंग मशीन हो सकती है जो पेपर ट्रेल को काउंट करे और उस पेपर ट्रेल पे बारकोड रहे पार्टी को लेकर के, क्यों कहा उन्होंने? सब ठीक था, सीधे रिजेक्ट कर देते। उन्होंने तो लिखा ही था कि ये ठीक नहीं है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या जवाब दिया? 26 अप्रैल से आज 18 जून हो गई, उन्होंने इस पर कोई जवाब दिया? नहीं दिया। तो आप चाहें तो इसको रोना बोल सकती हैं, सुधांशु जी चाहें इस पे लंबे लंबे वक्तव्य दे सकते हैं, लेकिन न आप हमारा विरोध करने का अधिकार छीन सकती हैं, न आप मेरे ऊपर हावी हो सकती हैं, न आप कांग्रेस और विपक्ष पर हावी हो सकती हैं।
क्या बात है सर, क्या बात है सर। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, चुनाव जी 4 तारीख को रिजल्ट आए, उसके बाद इंडिया अलायंस ने बहुत सेलिब्रेट किया, जश्न मनाया कि बस रोक दिया बीजेपी को 240 पर, पूरा बहुमत नहीं मिला, अब तो जेडीयू और टीडीपी की बैसाखी पर चलेगी ये सरकार। अरे कहना क्या चाहते हो? तमाम चीजें आपने कही, तब ईवीएम का ख्याल नहीं आया। आज 13 दिन बाद फिर से ये ईवीएम का ख्याल आ गया, अब फिर सब कुछ गलत लगना शुरू हो गया। अनुराग भदौरिया जी, ये 13 दिनों में ऐसा क्या क्या हो गया? इलॉन मस्क का स्टेटमेंट और एक फर्जी खबर, उससे आप इतना छटपटाने लगे? रुक, तेरे को बताते तेरी। मुझे लगा कि सुधांशु त्रिवेदी चुनाव जीते हैं, जनता का दर्द समझ रहे होंगे, लेकिन इतने निष्ठुर, कठोर, निर्दयी हो सकते हैं ये पहली बार पता चला है कि देश के अंदर में ट्रेन हादसा हो गया है और 15 लोगों की मौतें हो गई, 60 से ज्यादा घायल हैं। कम से कम उसके बारे में 2 शब्द बोलते। शर्म करो, शर्म। हम सारी बातें कर रहे हैं, जनता ने हमें चुना है, जनता ने आपको भी वोट दिया है। वो जनता, ट्रेन हादसे में उनकी मौतें हुई हैं, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। दुनिया की बातें कर रहे थे, 2008, 2009, 2012 की बातें कर दी, 14 की बातें कर दी, 24 तक आ गए। आज भी आ जाते, जनता माफ नहीं करेगी और कहते हाँ सरकार मेरी है, गलती हुई है, कहीं ना कहीं कोई हमसे कमी छूट गई है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, हमारे अपने लोग खोए हमने। एक शब्द बोलते तो कम से कम। हमेशा राजनीति अच्छी नहीं लगती सुधांशु जी। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे राजनीति करती है। मैं आदमी की भावनाओं की कोई कदर नहीं, इंसानियत की कोई कदर नहीं, मानवता की कोई जगह नहीं। कमाल की बात कर रहे हैं आप। थोड़ी मानवता दिखाते अच्छा लगता, उसके बाद हम ईवीएम पे बात करते। दुनिया की बातें होगी ईवीएम के ऊपर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देश की जनता ने आपसे 240 सीटें दी है, लेकिन वो जनता की मौत हो रही है तो आपको कोई संवेदनाएं नहीं है। तो वो जनता सोच रही होगी ना, मैंने किस आदमी को, किस पार्टी को हमने वोट दिया है, जिनको हमारी संवेदनाएं नहीं है, हमारी चिंता ही नहीं है, हमारी मौत होगी। वो ईवीएम की बात पे उलझे हुए हैं। शाबाश बेटा। ये बताइए 2009 में सबसे पहले ईवीएम का रोना किसने रोया? सबसे पहले ईवीएम का रोना रोया भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, फिर जेटली जी ने उस पर सवाल उठाया, फिर किताब लिखी गई जीवन नरसिम्हा राव की वजह, उन्होंने किताब लिखी, उस पर उठाया। आज क्या कह रहे हैं? उसमें क्या कैमरा था? बताइए, कैमरा था उस समय? अरे क्या बात करते हो आप, कैसी बातें करते हो? खोपड़ी तोड़ साले का। आपके यहाँ पे चुनाव हो रहा था, आपका 48 वोट से आपका सहयोगी सांसद जीता है। आप बताइए उसका रिश्तेदार मोबाइल लेके पोलिंग काउंटिंग में कैसे घुस गया? कौन जवाब देगा इसके ऊपर में? और न जाने ऐसी, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सहयोगी सरकार, आपकी सरकार चल रही है, और मोबाइल लेके घुस जाता है उसमें। मार में एक शब्द नहीं बोलते आप। फिर अभी पता लिपापोती करोगे। नहीं, एफआईआर हो गई है, क्रिमिनल एफआईआर हो गई है। समझ रहे हो आप? अरे कितनी जगह लेके घुसे होंगे, क्या क्या उन्होंने उसका इस्तेमाल किया होगा। मोबाइल नहीं ले जाने का मतलब होता क्या है? लेकिन आपकी उस पर कोई बात ही नहीं करेंगे आप। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब ईवीएम लाइन पे लगते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। कई बार आपने देखा ईवीएम मशीन खराब हो जाती है, लोग रास्ते में खड़े होते हैं, वापस लौट जाते हैं, फिर लौट के नहीं आते। एक वोट, अगर एक वोट भी नहीं पड़ता है तो समझो लोकतंत्र का सम्मान में कमी आती है। एक वोट से सरकार बनती है, बिगड़ती है। बहुत सही कह रहे हैं, भूल रहे हैं। ये हुई ना बात। बहुत सही कह रहे हैं आप अनुराग भदौरिया जी, इतना सही कह रहे हैं। लेकिन मैं आपकी बात को ज्यादा जोर और ज्यादा तवज्जो वाला तब समझती अगर 37 सीटें जो आपने जीती हैं, आप कहते ये हमने जीत के दिखा दी है, लेकिन हम इस ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। वो शर्म तो आपको आनी चाहिए कि आज आकर ये मुद्दा उठाने लगे, उसके बाद आप देखिए किस निर्लजता के साथ आकर आप ये भाषण देने के लिए लगे हुए हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी इतने बड़े 90,000 से जीते हैं और अखिलेश यादव केवल 1,70,000 से जीते हैं, सही पकड़े हैं आप। नहीं चाहते कि जनता की खबर जनता के सामने आए। इतना बड़ा रेल हादसा हो गया, आप नहीं चाहते ये खबर आए जनता के सामने। कितने लोगों की मौतें हो गई, आप नहीं चाहते खबर जनता के सामने आए। आप सिर्फ सत्ता पाना चाहते हो, आप सत्ता की बात करना चाहते हो। अरे तो आप, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आप थोड़ा पानी पी लीजिए, आप थक जाएंगे। लेकिन आनंद दुबे जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, और आप मुस्कुरा रहे हैं इसीलिए क्योंकि किसी न किसी बहाने से डिबेट को भटकाना है। इस बार मुद्दा सही नहीं चुना अनुराग भदौरिया जी ने, क्योंकि यहाँ इंसानों की क्षति हुई है। इस मुद्दे को डिबेट भटकाने के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। सती सावित्री, ज्यादा होशियारी मत दिखा। हम 21 सीटों पर चुनाव लड़े महाराष्ट्र में, हम 9 जीते 12 पे हार गए। हमने कोई आपत्ति नहीं बताई।
हमने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया। हमने सिर्फ एक विशेष सीट को लेकर ये बताया है कि उस सीट पर धांधली हुई है। हमारे उम्मीदवार अमोल भैया कीर्तिकर शाम तक 2200 वोटों से चुनाव जीत गए। हमने कहा कि हमें सर्टिफिकेट दीजिए, हम बाहर निकले। उस समय की तत्कालीन पीठासीन अधिकारी जिनका नाम वंदना सूर्यवंशी जी है, उन्होंने समय बिताया। 1 घंटे जब समय बीत गए तो वापस वहां पर पुनः मतगणना शुरू हो गई। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जब मतगणना शुरू हो गई तो ये कहा गया कि अब एक नया जांच होगी जो कि पोस्टल वोटर है। बताइए नाविका जी, पोस्टल वोटर तो सुबह गिने जाते हैं ना। ये पूरे भारत में एकमात्र हमारी सीट है जहां पोस्टल वोटर की वापस गिनती हो रही है, वो भी कब? शाम को। ऐसा तो कभी होता नहीं। अरे भाई, या तो आप पहले कर लिए होते और या तो फिर आप नहीं करते। ये आपने जब पूरी धांधली का प्लान बना लिया तब आपने किया। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि हमें न्याय चुनाव आयोग नहीं देगा, हमें कोर्ट जाना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जब एक क्रिकेटर 99 रन बनाकर सेंचुरी पूरी करने वाला होता है और अंपायर के गलत डिसीजन से वो एलबीडब्ल्यू आउट हो जाता है और बाद में जब तीसरी आंख बनकर थर्ड अंपायर ये कहता है उस दिन तो वहां मिस्टेक हो गई थी, लेकिन वो क्रिकेटर का तो पूरा जीवन चौपट हो जाता है। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। उसकी सेंचुरी पूरी नहीं हो पाती। वही हमारे साथ भी होगा। हमारा उम्मीदवार पुनः जीतेगा, लेकिन कब? जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां बहस होगी, सीसीटीवी फुटेज आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब बताइए, हम यही सब करें? आप लोग यही चाहते हो तो हम करेंगे। 48 वोटों की बहुत बड़ी संख्या नहीं होती। पहले हम जीते थे 2200 से, फिर 4800 से हरा दिए। आनंद दुबे जी, कोई बात नहीं। आनंद दुबे जी, अब रुलाएंगे क्या? अब रुलाएंगे क्या? सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। कितनी प्यारी बात करती है रे तू। रामकुमार शर्मा का करनाल हरियाणा से सवाल है, क्या राहुल गांधी और अखिलेश ईवीएम के मुद्दे को जीवित रखना चाहते हैं ताकि जहां इनकी हार हो वहां इसको भुना सके? नहीं, ये टारगेटेड सवाल है, उनको करने दीजिए। इसमें टारगेटेड सवाल जनता का सवाल है। परिक्षेत्र हुजूर रत्नाकर जी, बड़े भाई मेरे, आप जनता का सवाल है। जहां की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। पूरा अमेठी क्षेत्र जानता है, परिक्षेत्र सुधांशु जी, की क्या हुआ था। संजय सिंह बैलेट बॉक्स लूट के जा रहे थे, आपस में गोलियां चली, उसमें उनको गोली लगी। संजय सिंह वही है जो बरी जरूर हो गए, लेकिन मेरे जैसा बैडमिंटन खिलाड़ी जानता है कि सैयद मोदी की हत्या किसने करवाई, किसने अमिताभ मोदी को बहन कहा सीबीआई के सामने, और फिर जांच के बाद शादी कर ली। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और झूठों की तो फौज है, आपके यहां भी है। अब आप मुझे बताइए, आपने कहा कैमरा नहीं लगा रहता था उस समय पोलिंग स्टेशन के बाहर, जहां जमा होती थी ईवीएम, उसके बाहर। आप संवैधानिक संस्था पे क्या प्रश्न उठा रहे हैं कि उस समय के जो चुनाव आयुक्त थे चोर थे, जब वहां पे कैमरा नहीं लगता था वो हेराफेरी करते थे। ये फंस गया। ये रत्नाकर जी, सरकार किसकी थी? चंडीगढ़ में सरकार किसकी थी? सरकार यहां भी कांग्रेस की थी, वहां भी कांग्रेस की थी। अरे चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन किसने लूटा? अरे भैया, इस जमाने की आप बताइए ना। अब देखिए, भाग गए, अब फिर बीच में भी बोलने लगे। त्रिवेदी जी खुद अपने मुंह से इनके निकल गया कि मतपेटियां। क्या बात है? और इसीलिए चुनाव जीतते थे। आपको जब से मतपेटियां लूटे जाने का दौर खत्म हो गया, ये आपके डीएनए में है, चोरी करना। मोहताज हो गए, एक बार भी बहुमत नहीं मिला, इसलिए आपके दिल की 30 दिल की कसक समझी जा सकती है। डीएनए में इसीलिए गजब बेइज्जती है। मैं सुधांशु जी, हाथ जोड़ के निवेदन है, अभी बैलेट पेपर की लूट हुई है चंडीगढ़ में, किसकी सरकार थी बताइए? आप बता के जाइएगा सरकार किसकी थी। और अगर सर्वोच्च न्यायालय से आदेश नहीं आता तो आपने तो मेयर बना दिया था चोरी से। तो इसलिए आपकी सरकार में बैलेट पेपर चोरी हो रहा है, इसलिए पुरानी बात मत कीजिए। मैं तो ताजा आपको याद दिला रहा हूं। शाबाश बेटा। भारतीय जनता पार्टी देश के मुद्दों पे बात करना नहीं चाहती है, देश के राष्ट्र के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहती है। ये हमेशा से चाहती है कि मुद्दों से ध्यान भटका रहे और ये अपना पतली गली से निकलते रहे, लेकिन जनता ने इस बार पकड़ लिया। अब छटपटा रहे हैं, 240 आ गए, छटपटा रहे हैं ऐसे इंतजार ही करते रह गए। आज बस इतना ही। तमाम पैनलिस्ट को और आपको दर्शकों धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। अनुराग भदौरिया जी, आप लोग इस सच को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाते हुए तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं।
बार बार इसी वजह से बीजेपी जो आरोप लगा रही है, एक खिसियाहट सामने आ रही है क्या? और ये अजय राय को कहने की क्या जरूरत है? मान लीजिए 1.5 लाख 1.25 लाख वोटों से जो जीत कर आए हों, उनको कहना कि नहीं इनको इस्तीफा देना चाहिए, फिर ये हम जीत कर आएंगे। सती सावित्री, ज्यादा होशियारी मत दिखा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर कुछ मीडिया बंधु भी इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन कहते रहे, वो इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन कहते रहे। जनता ने उनको हिंदी में इंडिया गठबंधन बोल के हरा दिया। अनुराग भदौरिया जी एक सेकेंड अनुराग भदौरिया जी एक सेकेंड, दूसरे नहीं बिल्कुल अनुराग भदौरिया जी एक सेकेंड सुनिए। आप किसने कहा इंडी गठबंधन? अभी किसने कहा? अभी इंडी गठबंधन किस मीडिया से कहा गया? अभी तुरंत मैंने तो अभी बोला नहीं, मैंने तो नाम नहीं लिया। आप तो दूसरे चैनल की बात यहाँ करने तो आएंगे नहीं। अनुराग भदौरिया जी चोर तो जली ना, तेरी भी जली ना। तो नहीं है, प्लीज अनुराग भदौरिया जी अपने शब्दों को माइंड कीजिए। अभी किसी ने कुछ नहीं बोला, आप दूसरे चैनल की बात करने यहाँ पर नहीं आए हैं। आप यहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बात करने के लिए आए हैं। अनुराग भदौरिया जी प्लीज ये खिसियाहट कहीं और निकालिएगा, ये तरीका ठीक नहीं है। बिल्कुल किसी और मीडिया चैनल की बात आप यहाँ पर नहीं करेंगे अनुराग भदौरिया जी। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। मैंने आपका नाम लिया, मैंने आपका नाम लिया। भैया मीडिया से तो एकमात्र मैं ही बैठी हुई हूँ यहाँ पर, क्यों नहीं परेशान होंगे? आप मीडिया का जिक्र करेंगे तो अनुराग भदौरिया जी प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। मैंने बोला, अच्छा फिर रिपीट कर रहा हूँ, नहीं फिर रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर दूसरे मीडिया चैनल पर डिबेट करने नहीं बुलाया गया है। इसमें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए को लेकर बातचीत करने के लिए बुलाया गया है। इसकी माँ का भोला चेहरा। आया हूँ तो राष्ट्र की बात। अरे भैया तो राष्ट्र पर बात कीजिए ना, पहले क्यों भटक जाते हैं? बात कर लूं? अरे समय इतना आपके पास भी नहीं है, क्यों आप हमारा भी समय बर्बाद कर रहे हैं? इसी वजह से मुद्दे पर बात किया करिए, बोलिए। इंडिया गठबंधन को एनडी गठबंधन बोलती थी, उनसे प्रभावित होकर कुछ मीडिया बंधु भी एनडी गठबंधन बोलते थे, वो इंडिया गठबंधन को एनडी गठबंधन बोलते रहे। जनता ने हिंदी में इंडिया गठबंधन बोल के उनको हरा दिया। मैंने क्या गलत बोला इसमें देख लीजिएगा, बाद में मुझे बता दीजिएगा। ये हुई ना बात। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि नहीं ये बताइए कि अब उनकी तो सरकार तीसरी, अरे अल्पमत में सरकार है, 240 पे है भारतीय जनता पार्टी, 400 का नारा दे रही थी, 240 में अल्पमत में है। बैसाखी पे चल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और बैसाखी पे चलती हुई सरकार, सहारे पे चलती हुई सरकार कब बेसहारा हो जाए आपको पता भी नहीं। आप भी अच्छी तरह जानते हैं राजनीति में। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इसलिए ये तो रात में भी सोते होंगे ना, तो इनको रात में सपने रात में उठ के बैठ जाते होंगे बीजेपी वाले। आखिर दम पर अकेले सरकार किसकी बनी थी अनुराग भदौरिया जी? जेडीयू तो नहीं चली गई। आखिरी बार बात सुन लीजिए, अकेले दम पर किसकी सरकार बनी थी? रुक तेरे को बताते तेरी माँ। अनुराग जी आप इतना अच्छा बोलते हैं ना कि बार बार आपसे सवाल पूछने का मन करता है, तो प्लीज इसको अन्यथा मत लिया करिए। पत्रकारों का काम ही यही है अनुराग भदौरिया जी। तो बस आप मान गए ना कि भारतीय जनता पार्टी भी वहीं आके खड़ी हो गई है, बस आप मान गए ना, यही तो मैं कहलाना चाहता था आपसे। अरे भैया गठबंधन जीता है, इससे कौन इनकार करेगा अनुराग भदौरिया जी? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज है? दूसरे नंबर पर 99 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी है। बोलने ही नहीं देते भाई। अरे प्रणाम भाई, प्रणाम, नमस्कार कर लूं, क्या कर लूं बताइए? आप पैर छू लूं आज तक के, आप बोलने ही नहीं दे रहे हो। बोलिए पैर छूने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं, हम बोलने लगते हैं, आप चिल्लाना। क्या करें बताओ? विपक्ष वाले क्या करें बताइए आप? खोपड़ी तोड़ साले का। अरे कुछ तो बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? आप तो मानने को तैयार है ना अनुराग भदौरिया जी। हाँ, अब उनकी आप कह रहे उनकी सरकार बनी नहीं, अपने आप को भी विपक्ष में बता रहे हैं, तो सरकार में कौन है मैं ये जानना चाहती हूँ ना अनुराग जी। ले जाते हो आपकी बात ही नहीं, इतना समय आप ले जाते हो कि बात जा ही नहीं पाती जनता पे, और हमारा लय भी आप खत्म करते हो। ये आपकी हो सकता है मानसिकता हो कि विपक्ष को ऐसा तोड़ दो कि उसकी लय खत्म हो जाए, वो बीजेपी अपना लय रैली में बनाकर आइए अनुराग भदौरिया जी। डिबेट में आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टू द पॉइंट जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। क्रॉस कीजिए, लेकिन मुझे 30 सेकंड बोल तो दीजिए ना। आप क्रॉस चाहे कितने क्वेश्चन पूछिए, अरे विपक्ष तो जवाब ही दे रहा है ना। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? देखिए मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये हो गई कि भारतीय जनता पार्टी हार मानने को तैयार नहीं है, और जबकि भारतीय जनता पार्टी को हार मान लेनी चाहिए कि आप 240 पे आपने प्रभु राम के नाम पे राजनीति की, अयोध्या में आपको प्रभु राम ने हरा दिया। प्रभु राम ने अरे भाई आप जीते आज भी नहीं है, सपने में नींद खुलती है, टीडीपी के नाम पे आप उठ के बैठ जाते हो, रात में आप जेडीयू के नाम पे उठ के बैठ जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप कभी भी सरकार आपकी जा सकती है, अल्पमत में सरकार है। इसलिए आपके माध्यम से चित्रा जी, मैं तो अपने जो साथी है हमारे जो टीडीपी के जेडीयू के, उनसे कह रहा हूं भैया अपना स्पीकर का पद ले लेना, ये तो पार्टी को 2 भागों में बांट देते हैं फट से।
बात तो सही है। सबने देखा एनसीपी के साथ इन्होंने क्या किया, शिवसेना के साथ शिंदे के क्या किया, और चिराग पासवान जो इनके साथ, उनकी पार्टी को भी 2 भागों में बांट चुके टीवी हैं। पर ही उन लोगों को सलाह देते हैं या फोन लगा के भी सलाह दिया है जेडीयू और टीडीपी वालों को, या खाली टीवी से ही सलाह देते रहते हैं? कितनी प्यारी बात करती है रे तू। नहीं, बीजेपी की तरह नहीं हूं ना। हम सार्वजनिक बात करते हैं। ठीक है। देते हैं भगवान को धोखा, इंसा को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। अब समझ सकते हो मैंने किसके लिए कहां बोला है। हमने किसी का नाम नहीं लिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर।